ओके भाई डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास रहेगी फिजिक्स की 12th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। बेटा अपना चैप्टर चल रहा था अपना 15, जिसका नाम था बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी, राइट बेटा। तो ये अपना चैप्टर नंबर 15 रनिंग में था। उससे हम पहले बता चुके थे आपको श्रृंखला अभिक्रिया, और श्रृंखला अभिक्रिया में मैंने बताया था आपको कि गुणन कारक होता है के, और के की वैल्यू के आधार पर अभिक्रियाएं, श्रृंखला अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती थी, एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण था परमाणु भट्टी, और अनियंत्रित श्रृंखला का उदाहरण था परमाणु बम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परमाणु बम यानी एटॉमिक बम। तो परमाणु बम के लिए सबसे पहली बात तो ये थी कि इसमें जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है, इसमें जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है ये त्वरित गति से आगे बढ़ती है, त्वरित गति से आगे बढ़ती है। दूसरी बात इसमें होती थी कि इसके लिए k इज ग्रेटर देन 1 होता था, यानी इसमें गुणन कारक का मान k इज ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा होता था। और यहां पर विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान, विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक होता है, क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक होता है, क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक होता है। इसमें जो विखंडनीय पदार्थ है उसके रूप में या तो यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है, राइट बेटा। तो अब हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। इसकी संरचना क्या होती है बेटा? देखिए, इसमें एक धातु का मजबूत आवरण होता है। क्या होता है बेटा? एक धातु का मजबूत आवरण होता है, और इसके मध्य में एक न्यूट्रॉन का स्रोत होता है, जहां से न्यूट्रॉन उत्सर्जित होगा तब जाके अभिक्रिया चालू होगी, जैसा कि आप विखंडन में जान सकें। इसको हम कुछ इस प्रकार डिजाइन करेंगे। यहां पर कौन होता है बेटा? ये होता है न्यूट्रॉन का स्रोत, होता है न्यूट्रॉन का स्रोत यानी सोर्स। यहां पर ये जो होता है ये विखंडनीय पदार्थ होता है, ये वाला पदार्थ विखंडनीय पदार्थ होता है। और इसके ऊपर
कोई विस्फोटक पदार्थ लगा होता है। सिंपली बता रहा हूं, जल्दी से। समझिए, ये जो होता है, ये वाला भाग, ये होता है विखंडनीय पदार्थ। इसे विखंडित करना है। विखंडनीय पदार्थ जिसके रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। और ये होता है बेटा वो विस्फोटक पदार्थ जिससे सबसे पहले इसी में विस्फोट कराते थे, यानी हल्का विस्फोटक। हल्का विस्फोटक, और ये कंप्लीटली कहलाता है परमाणु बम। होता क्या है बेटा, सबसे पहले जब हम ये जो द्रव्यमान दिख रहे हैं, विखंडनीय पदार्थ के द्रव्यमान, इन सबके द्रव्यमान का एक पैकेट अलग अलग पार्ट्स में रख दिया जाता है और इन सब का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम होता है। इन सब का, इन स्वयं का, यानी सब का अलग अलग द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम होता है। जब इस परमाणु बम में विस्फोट कराना होता है तो सबसे पहले हल्के विस्फोटक पदार्थ जैसे डायनामाइट या अन्य कोई विस्फोटक में सबसे पहले विस्फोट कराया जाता है। जब उसमें सबसे पहले विस्फोट कराया जाता है तो होता क्या है बेटा कि ऐसी स्थिति में ये वाला आवरण टूट जाता है। ये वाला आवरण टूट जाता है और टूटने के बाद ये जो पिंड दिख रहे हैं, चारों यूरेनियम की जो चारों पिंड दिख रहे हैं, ये आपस में मिल जाते हैं। और जैसे ही ये आपस में मिलते हैं तो इनका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से ज्यादा हो जाता है। और जैसे ही इनका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से ज्यादा होता है, ऐसी स्थिति में इसमें एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चालू हो जाती है। और ये तब तक चलती है जब तक पूरा यूरेनियम पदार्थ या प्लूटोनियम पदार्थ समाप्त नहीं हो जाता और इससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। राइट बेटा, तो इस प्रकार ये तो थी परमाणु बम, जिसमें इस प्रकार विखंडन कराएंगे और उससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद अगला टॉपिक आता है दूसरा उदाहरण है किसका बेटा, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण, जिसमें आ जाता है अपना परमाणु भट्टी, या इसको बोलते हैं नाभिकीय रिएक्टर। परमाणु भट्टी यानी नाभिकीय रिएक्टर, ये किसका उदाहरण है बेटा? ये सबसे पहले सुनो, ये श्रृंखला अभिक्रिया, इसमें जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो नियत दर से होती है, या कह सकते हैं नियत दर से आगे बढ़ती है। नियत दर से आगे बढ़ती। दूसरी बात, ये एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। इसके लिए K बराबर 1 होता है। क्या होता है बेटा? K बराबर 1 होता है। इस परमाणु भट्टी के लिए क्या है, सबसे पहले समझिए। ये जो परमाणु भट्टी है, इससे जो ऊर्जा है, ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है।
नियंत्रित किया जा सकता है। यानी आपको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उतनी ऊर्जा इस परमाणु भट्टी से प्राप्त की जा सकती है। यानी आप जब चाहें जब विखंडन की क्रिया को शुरू कर सकते हैं और आप जब चाहें विखंडन की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। तो अब आती है इसके कुछ मुख्य भाग। तो इसके मुख्य भागों में बेटा हम बात करते हैं। मुख्य भाग, परमाणु भट्टी के मुख्य भाग। सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले आता है ईंधन यानी फ्यूल। ईंधन यानी फ्यूल, ये वही विखंडनीय पदार्थ होता है जिसमें विखंडन कराना होता है। ये वही विखंडनीय पदार्थ होता है जिसमें विखंडन कराना होता है। और इसके रूप में अपन क्या लेते हैं, क्या ले सकते हैं? यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नंबर 2 पर आता है मंदक। मंदक, आपको याद है कि जब मैंने आपको श्रृंखला अभिक्रिया में कुछ आने वाली समस्याओं के बारे में बताया था तो मैंने मंदक के बारे में भी समझाया था। देखिए क्या होता है मंदक। क्योंकि यूरेनियम 235 के विखंडन से जो मिलने वाले न्यूट्रॉन होंगे इनकी ऊर्जा का मान अत्यधिक होगा, यानी लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, जिन्हें यूरेनियम 238 अवशोषित कर लेगा। और अवशोषित कर लेगा तो अभिक्रिया स्वतः ही रुक जाएगी। तो हमें क्या करना है कि यूरेनियम 235 का विखंडन मंद गति के न्यूट्रॉन अर्थात तापीय न्यूट्रॉन से होता है जिनकी ऊर्जा 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो हमें ऐसा काम करना है जिससे इससे निकलने वाले न्यूट्रॉन मंदित हो जाए, जिससे यूरेनियम 238 उन्हें अवशोषित नहीं कर पाए। तो मंदित करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं मंदक, ताकि जब न्यूट्रॉन मंदक से होकर निकले तो मंदक न्यूट्रॉन का अवशोषण नहीं करता है, न्यूट्रॉन का अवशोषण नहीं करता है, लेकिन उनकी ऊर्जा कम कर देता है। जैसे मंदकों का कोई भार पूछे तो मंदकों में मैंने बताया था भारी पानी यानी D2O। दूसरे नंबर पर आप क्या ले सकते हैं? आप ले सकते हैं ग्रेफाइट का उपयोग कर सकते हैं। और क्या ले सकते हो? बेरिलियम ऑक्साइड आदि का प्रयोग मंदकों के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन को अवशोषित नहीं करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए आप तीसरा पार्ट, परमाणु भट्टी का तीसरा भाग। कितने हो गए हमारे पास? 2 हो गए। तीसरा देखिए आप, तीसरा आता है बेटा नंबर 3, नियंत्रक क्षण। यानी इस अभिक्रिया को नियंत्रित करना है तो नियंत्रक क्षणों का प्रयोग किया जाएगा। मतलब निकलने वाले न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करना ही नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। अगर वो नियंत्रित नहीं हुए तो वो पूरे यूरेनियम का क्या करा देंगे? विखंडन। तो इससे हम ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए नियंत्रक क्षण उत्सर्जित न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करती हैं, इसकी संख्या को बेटा न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करती हैं। और ये छड़ें न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक होती हैं, अच्छा
अवशोषक होती हैं, अवशोषक होती हैं, मतलब ये न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कुछ नियंत्रक क्षणों का उदाहरण यदि बात करें तो ये होती है कैडमियम की क्षण, कैडमियम की क्षण, और या बोरॉन भी प्रयोग में लेते हैं, बोरॉन की क्षण, यानी कैडमियम की क्षण और बोरॉन की क्षण न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक होती है, इसलिए इन्हें नियंत्रक क्षणों के रूप में काम दिया जाता है। क्योंकि अगर अभिक्रिया को नियंत्रित करना है तो इन क्षणों को प्रवेश करा दीजिए, ये न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लेंगी तो अभिक्रिया आगे रुक जाएगी, या केवल उतने ही न्यूट्रॉन आगे जाने देंगे ताकि अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सके। नंबर 4 पर आता है बेटा शीतलक। चौथा पार्ट है बेटा शीतलक यानी कूलिंग सिस्टम। सुनिए क्या होता है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं चाहे अभिक्रिया नियंत्रित हो चाहे अनियंत्रित, इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो उस ऊर्जा के मान को नियंत्रित करने के लिए परमाणु भट्टी के चारों ओर शीतलक प्रवाहित किया जाता है। क्या प्रवाहित करते हैं? शीतलक को प्रवाहित करते हैं, और जब वो शीतलक प्रवाहित होता है बेटा तो उसकी भाप बन जाती है। इतनी ऊष्मा होती है कि वो भाप में बदल जाता है, और जब वो भाप में बदल जाता है तो ऐसी स्थिति में भाप के द्वारा टरबाइन घुमा करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भाप से टरबाइन घुमा करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। शीतलक के रूप में आप सामान्य जल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप O2 यानी ऑक्सीजन का प्रयोग कर सकते हैं, आप N2 यानी नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं। राइट बेटा, ये बात थी शीतलक की। और नंबर 5 पे आता है परिरक्षक। क्या आता है बेटा? परिरक्षक, नाम से पता लग रहा है परिरक्षक, क्योंकि यह ऊर्जा इतनी अत्यधिक होती है कि विभिन्न प्रकार की रेडियो समस्थानिक बनाती है। कुछ ऐसी हानिकारक विकिरण इससे उत्सर्जित होती है, इससे हानिकारक विकिरण उत्सर्जित होती है, और हानिकारक विकिरण उत्सर्जित होती हैं तो इसके आसपास रहने वाली आबादी या इसके आसपास काम करने वाले वर्कर्स की सुरक्षा के लिए इसके चारों इसके परमाणु भट्टी के चारों कंक्रीट व सीमेंट की एक मोटी दीवार बना दी जाती है, एक मोटी दीवार बना दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? जिसे हम परिरक्षक कहते हैं। अब बात आती है बेटा इसकी संरचना की। इसकी संरचना क्या है वो देखिए आप। इसकी संरचना के बारे में बात करें तो जो बोला है संरचना क्या है? जैसा कि मैंने बताया आपको, यहां लगा देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर परमाणु भट्टी के सबसे पहले चारों एक परिरक्षक होता है, एक परिरक्षक होता है जो कंक्रीट और सीमेंट की मोटी दीवार के रूप में, कंक्रीट व सीमेंट की एक मोटी दीवार के रूप में होता है। इसके बाद इसमें वो विखंडनीय पदार्थ जिसको हम क्या कहते हैं? ईंधन। इसकी छड़ें कैसे? इसकी ये छड़ें इसमें फंसा दी जाती है। ये छड़ है बेटा, इसको हम क्या कह सकते हैं? ये है ईंधन जिसको कह सकते हैं। ये है वह विखंडनीय पदार्थ जिसको अपन यूरेनियम 200
35 कह सकते हैं, राइट बेटा। इसके बाद इनके बीच में इस प्रकार ये जो होती हैं ये इनको कहते हैं नियंत्रक छड़ें। क्या बोलते हैं बेटा? नियंत्रक छड़ें। समझते चलना ध्यान से, क्या बोलते हैं? नियंत्रक छड़ें। इसके बाद ये कैडमियम की हो सकती है या बोरॉन की हो सकती है। जब इनके बीच में यूं फंस जाती हैं तो इससे निकलने वाले न्यूट्रॉन को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। ऐसे फंस जाती है तो न्यूट्रॉन को अवशोषित करने से ये यूरेनियम का विखंडन रुक जाता है और यह क्रिया क्या हो जाती है? नियंत्रित हो जाती है, राइट। अब अगर ऐसी स्थिति है तो इसमें यहां पर मंदक के रूप में, किसके रूप में बेटा? ऐसे मैं सिंपल दिखा देता हूं। यहां मंदक का प्रयोग किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? मंदक। जैसे ग्रेफाइट के ब्लॉक में इन क्षणों को फंसा दिया जाता है तो जब यहां से कोई न्यूट्रॉन इस क्षण तक आता है तो उसे ग्रेफाइट में से होकर गुजरना पड़ता है और जब वो ग्रेफाइट में से होकर गुजरता है तो उसकी गति क्या हो जाती है? मंदित हो जाती है और मंदित न्यूट्रॉन के द्वारा अगले यूरेनियम की पदार्थ का क्या हो जाता है? विखंडन हो जाता है, यानी उसे यूरेनियम 238 द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। तो ये मंदक होता है और इसके चारों तरफ एक ऐसे परिरक्षक होता है जिसमें पानी या अन्य कोई गैस को प्रवाहित किया जा सकता है। अन्य किसी गैस को इसमें प्रवाहित किया जा सकता है और यहां पर एक टरबाइन होती है। इसमें किसी भी द्रव को प्रवाहित करेंगे जिससे ये द्रव इसमें बदल जाएगा भाप में और भाप के द्वारा टरबाइन घुमा करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन तो बेटा यहां पर ये पानी भाप में बदल कर टरबाइन को घुमाता है और उसके बाद विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। अब इसके उपयोग, परमाणु भट्टी के उपयोग क्या है बेटा? नंबर 1 सबसे बड़ा उपयोग है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन इसका सबसे बड़ा उपयोग है। नंबर 2 दूसरा इसका उपयोग है कि इसके द्वारा कई प्रकार के रेडियो समस्थानिक बनाए जाते हैं। रेडियो समस्थानिक बनाए जाते हैं जिनका उपयोग चिकित्सा में और कृषि में और जीव विज्ञान आदि में किया जाता है। क्या? एक तो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में और इसके द्वारा रेडियो समस्थानिक बनाए जाते हैं जिनका उपयोग चिकित्सा, कृषि और जीव विज्ञान आदि में किया जाता है और इसी के द्वारा प्लूटोनियम 239 का उत्पादन किया जाता है जो कि परमाणु बम बनाने के काम में आता है। इसी के द्वारा प्लूटोनियम 239 का उत्पादन किया जाता है जो परमाणु बम बनाने के काम में आता है। तो इस प्रकार आज हमने सीखा परमाणु बम और परमाणु भट्टी, राइट बेटा। ये था नाभिकीय विखंडन। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन। तब तक के लिए धन्यवाद।